एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सुनिए। लोग खुद को जितना रैशनल यानी तार्किक समझते हैं ना, असल में वो उतने होते नहीं हैं। होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सबको लगता है कि हमारे डिसीजंस लॉजिक पर बेस्ड हैं। हम डेटा देखते हैं, प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं और फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ फैसला लेते हैं। राइट। पर एक बहुत बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है, हम खुद को जानते ही नहीं है। ये एक ऐसा इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम है जिसमें जीना हमें सेफ फील कराता है। पर आज हम जिस डीप डाइव में उतरने वाले हैं, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, वो कोई नॉर्मल समरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो वो सच्चाई दिखाएगा जिससे लोग हमेशा भागते हैं। सही बात है। और यहाँ शुरुआत में ही क्लियर कर देना जरूरी है कि ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। एग्जैक्टली, पार्ट 1। इस पहले हिस्से में हम ह्यूमन नेचर के यानी मानव स्वभाव के उन शुरुआती 5 नियमों का गहरा एनालिसिस करेंगे। वो नियम जो साबित करते हैं कि इंसान अपनी खुद की कमियां देखने में कितना अंधा होता है। बहुत अंधा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आईने के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी परछाई छिपी है। शुरुआत करते हैं पहले नियम से, जो है भावुकता या कहें तो इमोशनैलिटी। ओके, इमोशनैलिटी। हाँ, देखो ये रूल सीधे तौर पर उस अहंकार पर चोट करता है कि इंसान एक रैशनल प्राणी है। सच तो यह है कि इंसान मूल रूप से एक इमोशनल प्राणी है। राइट। हम जो भी फैसला लेते हैं ना, चाहे वो करियर का हो, इन्वेस्टमेंट्स का हो या एवरीडे रिलेशनशिप्स का, उसकी सबसे गहरी जड़ में हमेशा इमोशंस ही होते हैं, विचार नहीं। इमोशंस हम पर हावी हैं। लेकिन एक मिनट, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक दूं। हाँ हाँ, बोलिए। कैसे सच हो सकती है? मतलब हम कॉर्पोरेट दुनिया में देखते हैं, इतनी प्लानिंग होती है। लोग फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट फंड्स बनाते हैं, एक्सेल शीट्स बनाते हैं। अगर हम सिर्फ भावनाओं के गुलाम हैं, तो फिर ये सारा लॉजिक, ये रैशनल डिबेट्स कहाँ से आती हैं? यहीं पर तो दिमाग का वो इनविजिबल मैकेनिज्म काम आता है। साइकोलॉजी में इसे बायस्ड रैशनलाइजेशन कहते हैं। बायस्ड रैशनलाइजेशन। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए थोड़ा न्यूरोसाइंस में जाना होगा। देखिए, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, एमिगडाला, वो किसी भी बाहरी घटना पर तुरंत रिएक्ट करता है। ओके, मिलीसेकंड्स में। हाँ, मिलीसेकंड्स में। कोई डर, ईगो पर लगी चोट या कोई लालच तुरंत पैदा होता है। इसके काफी देर बाद हमारा रैशनल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो जागता है। अच्छा। और तब तक ना इमोशंस दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर चुके होते हैं। और फिर पता है क्या होता है? क्या? हमारा रैशनल दिमाग एक वकील की तरह काम करने लगता है। वो उन पहले से तय इमोशंस को सही साबित करने के लिए सबूत, डेटा और लॉजिक ढूंढने लगता है। ओह वाओ। बेसिकली दिमाग इमोशंस का नौकर है, मालिक नहीं। ये तो बहुत ही डीप इंसाइट है। अगर इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़ें तो ये कुछ वैसा ही है ना, जब किसी मीटिंग में किसी का ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब मान लीजिए मीटिंग में किसी ने किसी के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अब उस इंसान को अंदर से बुरा लग रहा है, वो अपमानित फील कर रहा है। लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे बुरा लग रहा है। इसके बजाय वो उस प्रोजेक्ट की 10 टेक्निकल कमियां निकाल देगा। एग्जैक्टली। वो कहेगा थ्योरी में ये बात गलत है या डेटा ये सपोर्ट नहीं करता। सही बात है। असल में वो सिर्फ अपनी आहट, भावनाओं के चारों तरफ लॉजिक की एक दीवार बना रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो खुद भी इस झूठ पर यकीन कर लेता है कि वो प्योरली लॉजिकल बात कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम इमोशंस के स्ट्रैप में हैं तो बाहर कैसे आएं? इसका एक ही बड़ा उपाय है, ऑब्जर्वर मोड में आना, यानी एक तटस्थ दर्शक बनना। ऑब्जर्वर मोड मतलब खुद को बाहर से देखना। हाँ, जब भी बॉडी में बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्साइटमेंट या अचानक से कोई बड़ा फैसला लेने की बेचैनी फील हो ना, जैसे किसी को गुस्से में लंबा सा ईमेल टाइप करना। ओ हाँ, वो तो लोग बहुत करते हैं। तो उस पल के लिए बस रुक जाना चाहिए। वो इमोशन हमारा सच नहीं है, वो बस एक फिजिकल रिएक्शन है। खुद से पूछना चाहिए कि ये बेचैनी असल में आ कहाँ से रही है। राइट। और यहीं से ना एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बनता आगे के लिए, क्योंकि जब हमारी ये भावनाएं हम पर इतनी हावी रहती हैं, हमारे अंदर इतना शोर होता है, तो हम प्रैक्टिकली मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही पूरी दुनिया का सच है। बिल्कुल सही पकड़ा। जो हमें सीधे दूसरे रूल की तरफ धकेलता है, आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म। दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती।
ये रूल शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि जब भी नार्सिसिज्म शब्द सुनते हैं ना तो दिमाग में क्या आता है? वही लोग जो दिन भर सेल्फीज लेते हैं या जो बहुत सेल्फिश और क्रूअल होते हैं। राइट, एक बुरी बीमारी जैसा लगता है। पर रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक नार्सिसिज्म कोई बीमारी नहीं है जो सिर्फ कुछ बुरा करने वालों को होती है। अच्छा, हर इंसान के अंदर इसका अंश होता है। हर इंसान के दिमाग के फिल्म में ना वो खुद ही मेन कैरेक्टर है और बाकी सब सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट है। यहाँ मैं थोड़ा और डीपली जाना चाहूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली खुद को नार्सिसिस्ट लेबल करना बहुत अजीब लगता है। बहुत से लोग सोसाइटी में परोपकारी होते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं, टीम प्लेयर्स होते हैं, अपना नुकसान करके भी लोगों के काम आते हैं। तो क्या ये रूल उन पर भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, जिसे हम परोपकार समझते हैं, कई बार उसके सेंटर में भी एक बहुत डीप नार्सिसिज्म होता है। वो कैसे? किसी की मदद करने के पीछे का सबकॉन्शियस मकसद ये हो सकता है कि हम खुद को महान या अच्छा इंसान फील करवाना चाहते हैं। हमें सोसाइटी से वो वैलिडेशन चाहिए होता है। आई सी। ग्रीन जिस आत्ममुग्धता की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सेल्फी लेने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये वो डिफॉल्ट स्टेट है जहां हम दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं। सही बात है। और हमारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम ये मान बैठते हैं कि दूसरे लोग भी बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं, उनका दर्द हमारे जैसा है, उनके वैल्यूज हमारे जैसे हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल लाइफ में रोज दिखता है। जैसे जब हम किसी को कोई बात समझाते हैं और वो सामने वाला इसको नहीं समझता तो हम तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हम चिढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पा रहा। ये इरिटेशन इसीलिए आती है क्योंकि हमने अपने नजरिए को डिफॉल्ट यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया था और हमने ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि उस इंसान का एक्सपीरियंस, उसकी बैकग्राउंड या उसकी थिंकिंग प्रोसेस हमसे बिल्कुल अलग हो सकती है। वो हमारी मेंटल लैंग्वेज बोल ही नहीं रहा है। यही वो ब्लाइंडनेस है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम दूसरे के दिमाग में झांकने की मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा सारा फोकस खुद पर है। बिल्कुल। और इस अंधेपन को तोड़ने का जो वेपन रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं वो है एम्पैथी, यानी समानुभूति। पर ध्यान रहे, यहाँ एम्पैथी का मतलब सिर्फ दया दिखाना या अच्छा बिहेव करना नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है, असली इमोशनल इंटेलिजेंस। एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह एम्पैथी का इस्तेमाल, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये दुनिया को क्लियरली देखने का एक लेंस है। जब हम एक्टिव होके अपना नजरिया थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले के सबसे गहरे डर क्या है, उसकी इनसिक्योरिटीज क्या है, तब हमारे लिए उसके बिहेवियर का मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। राइट, मतलब जो चीज पहले उसका ईगो लग रही थी वो अब उसका डर नजर आने लगता है। सही कहा। एम्पैथी एक रडार की तरह है जो हमें लोगों की छिपी हुई असलियत दिखाती है। और पता है, ये असलियत देखना इतना मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम सब एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हर कोई दूसरों के जजमेंट से डरता है। इसी डर से बचने के लिए हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरकीब अपनाते हैं। एक ऐसा रूप बनाते हैं जो सोसाइटी को पसंद आए, जो हमें इस डीप डाइव के तीसरे रूल तक ले आता है, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग। लोग जो बाहर से दिखते हैं वो अंदर से वैसे होते नहीं हैं। इसे सोशल मास्क या सामाजिक मुखौटा का कंसेप्ट कहा गया है। इंसान एक सोशल एनिमल है, ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए उसको कुछ रूल्स मानने पड़ते हैं। सही बात है। इसीलिए हम सब एक मास्क पहनते हैं। फैमिली के सामने हमारा रोल अलग होता है, ऑफिस में एक बिल्कुल अलग प्रोफेशनल मास्क होता है, और दोस्तों के बीच में तो एकदम ही अलग इंसान बन जाते हैं हम। एग्जैक्टली। तो बाहर के इस दिखावे और अंदर की रियलिटी के बीच ना जमीन आसमान का अंतर होता है। पर अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना? कैसे? मतलब अगर हम अपने अंदर का हर डार्क थॉट, हर इरिटेशन, हर गुस्सा लोगों के सामने ओपनली एक्सप्रेस करने लगे तो सोसाइटी तो एक ही दिन में कोलैप्स हो जाएगी। तो मास्क पहनना तो एसेंशियली सर्वाइवल है। प्रॉब्लम मास्क पहनने में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम दूसरों के इस एक्सटर्नल मास्क को ही उनकी एब्सोल्यूट रियलिटी मान बैठते हैं। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। मास्क गलत नहीं है, पर दूसरों के मुस्कुराते चेहरों और उनके कॉन्फिडेंट वर्ड्स को देखकर उन्हें उनका सच मान लेना, ये सबसे बड़े बेवकूफी है। राइट। साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज बाहर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की जा रही है, अक्सर अंदर उसी चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है। ओह वाओ, ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। इसका कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल।
मान लीजिए ऑफिस मीटिंग में एक शख्स है जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव और ओवर कॉन्फिडेंट दिखता है। हाँ, हर ऑफिस में एक ऐसा होता ही है। होती है ना ऐसी टाइप्स। पर सच ये हो सकता है कि वो अंदर से सबसे डीप इनसिक्योरिटी का शिकार हो। वो अपनी आवाज की वॉल्यूम से अपने डर को छुपा रहा है। अच्छा। और दूसरी तरफ जो इंसान सबसे ज्यादा हम्बल, पोलाइट और सीधा साधा लगता है, हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा एम्बिशियस और शातिर हो। ये तो सच में थोड़ा डरावना है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के वर्ड्स की कोई खास वैल्यू ही नहीं है। तो फिर इस इल्यूजन को ब्रेक कैसे किया जाए? किसी का असली चेहरा देखें कैसे? इसका एक ही बुलेट प्रूफ तरीका है। जब भी इंसान पर प्रेशर पड़ता है ना, उस वक्त उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करें। प्रेशर में मतलब स्ट्रेस की सिचुएशंस में? हाँ, जब कोई अचानक से क्राइसिस आए या इंसान बहुत थका हुआ हो, तब दिमाग के पास उस फेक मास्क को बनाए रखने की एनर्जी नहीं बचती। समझ गया, मास्क स्लिप हो जाता है। एग्जैक्टली। उस प्रेशर के मोमेंट में मास्क खिसक जाता है। क्या वो जिम्मेदारी लेता है या पैनिक होकर दूसरों पर ब्लेम डालने लगता है? वही उसका ट्रू कैरेक्टर है। सही बात है। और यहाँ ना खुद पर भी ये आईना घुमाना जरूरी है। खुद से पूछना कि हम बाहर जो इमेज दिखा रहे हैं और अंदर जो है उसमें कितना गैप है। इसे ही शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट करना कहते हैं। ये एक्चुअली बहुत पावरफुल थॉट है, क्योंकि हम बाहर वालों के सामने तो अलग अलग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं या जब लाइफ हमें बार बार स्ट्रेस में डालती है, तो हम अपनी उन पुरानी आदतों के कैदी बन जाते हैं जो बार बार लौट कर आती हैं। और ये है ह्यूमन नेचर का चौथा नियम, कंपल्सिव बिहेवियर, यानी बाध्यकारी व्यवहार। हम अपने ही पैटर्न्स के कैदी हैं। ये रोल ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही डार्क सच है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे कोर पैटर्न्स होते हैं जो एक एंडलेस लूप की तरह रिपीट होते रहते हैं। राइट। शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, जॉब्स बदल जाती हैं, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन इंसान की वो एक फंडामेंटल गलती बार बार रिपीट होती है। इसके एग्जाम्पल्स तो हमें अपने आसपास ही कितने मिल जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं रिलेशनशिप्स में, या कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा डेडलाइन से आखिरी रात पहले ही काम शुरू करना, जो उनके लिए बेवजह का पैनिक क्रिएट करता है। हाँ, सेल्फ सैबोटेज जिसे कहते हैं। या फिर हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में, पीपल प्लीजिंग में अपनी बाउंड्रीज को भूल जाना। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है। पूछिए। बहुत से लोग जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, उनके अंदर वो अवेयरनेस होती है कि मैं फिर वही कर रहा हूँ, फिर भी वो खुद को रोक क्यों नहीं पाते? ये पैटर्न्स आते कहाँ से हैं? क्योंकि अवेयरनेस काफी नहीं है। इन पैटर्न्स की जड़ें किसी लॉजिक में नहीं है, बल्कि हमारे बचपन की न्यूरोलॉजिकल वायरिंग में फिक्स्ड है। बचपन की वायरिंग? हाँ, बचपन में हम जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं ना, चाहे वो पेरेंट्स से अटेंशन ना मिलना हो, कोई हिडन डर हो या बहुत ज्यादा अकेलापन हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस इमोशनल पेन से बचने के लिए कुछ सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज बना लेता है। अब होता ये है कि जब हम अडल्ट बन जाते हैं, तब भी हमारा नर्वस सिस्टम उसी पुरानी भाषा में बात कर रहा होता है। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं? हाँ, मान लीजिए एक इंसान ने बचपन में बहुत अकेलापन सहा है या उसे हमेशा इग्नोर किया गया। अब अडल्ट होने पर अगर उसका पार्टनर उसके मैसेज का रिप्लाई करने में 2 घंटे लगा देता है, ये तो बहुत कॉमन है, तो उसे सिर्फ एक नॉर्मल इंतजार फील नहीं होता। राइट। उसके बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल शूट अप हो जाता है। उसे वैसी ही इंटेंस घबराहट और पैनिक अटैक आने लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे को अकेले छोड़ दिए जाने पर होता है। ओह वाओ, मतलब बॉडी उस पुराने ट्रॉमा को याद रखे हुए है, जबकि कॉन्शियस माइंड तो उसे भूल चुका है। वो पुरानी इनसिक्योरिटी आज के किसी बहुत छोटे से ट्रिगर से वापस आ जाती है। एकदम सही। इसीलिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मुझ में ये पैटर्न है। असली मेहनत है उन ट्रिगर्स को रियल टाइम में पकड़ना। राइट। जब वही पुरानी एंजाइटी वापस आए तो उस पल में पॉज करके खुद से पूछना होगा, क्या ये फीलिंग इस करंट सिचुएशन की वजह से है या ये मेरे बचपन का कोई अनरिजॉल्व्ड डर है जो अचानक से मुझ पर हावी हो रहा है। अपने पैटर्न्स को स्पॉट करना और उन्हें तोड़ना ही इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है। सही बात है। और ये लड़ाई ना तब सबसे भयानक रूप ले लेती है जब हमारी ये इनसिक्योरिटीज, हमारे बचपन के डर और ये अनरिजॉल्व्ड पैटर्न्स किसी और की सक्सेस से टकराते हैं। जब हम अपनी इनर स्ट्रगल से लड़ रहे होते हैं और बाहर देखते हैं कि कोई और इंसान आगे बढ़ रहा है, तब जन्म लेती इंसान के अंदर की सबसे छिपी हुई और सबसे जहरीली फीलिंग, हमारा 5वां रूल, एनवी यानी ईर्ष्या। एनवी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस पॉइजन है। और ध्यान दीजिए,
ये खतरनाक इसीलिए नहीं है कि ये नुकसान पहुंचाता है, ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि कोई भी इंसान इसे खुले तौर पर कभी एक्सेप्ट नहीं करता। कभी नहीं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमेशा अपना रूप बदल कर सामने आती है। बिल्कुल, हम नेचुरली अपनी हर फीलिंग को लेबल कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी इंसान आके ये नहीं बोलेगा कि मुझे उस बंदे से जलन हो रही है। सही बात है, क्योंकि सोसाइटी में इस फीलिंग को बहुत वीक और छोटा माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, वो मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं, बड़ी चालाकी से क्रिटिसिज्म या आलोचना का सहारा लेते हैं। हाँ, क्रिटिसिज्म इसका सबसे बड़ा मास्क है। अगर ऑफिस में किसी कॉलीग का प्रमोशन हो जाए तो कोई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसे जलन हो रही है। वो बोलेंगे अरे वो तो बस किस्मत से आगे निकल गया, या वो तो बॉस की चापलूसी करता है, या फिर उसके क्वालिटी ऑफ वर्क में तो कोई बात ही नहीं है। ये एक्चुअली में सिर्फ अच्छे कपड़े पहने हुई ईर्ष्या ही तो है। वो बाहर से पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं। पैसिव अग्रेसिव मतलब वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। नहीं, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं करेंगे। वो बहुत ही सटल यानी छुपे हुए तरीकों से रुकावटें डालेंगे, जैसे पीठ पीछे अफवाहें फैलाना या किसी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट पर लास्ट मिनट में अपना सपोर्ट वापस ले लेना। तो इस पॉइजन से डील कैसे किया जाए? क्योंकि एक तरफ हमें दूसरों की ईर्ष्या से बचना है और दूसरी तरफ हमें खुद के अंदर उठने वाली एनवी को भी तो कंट्रोल करना है। देखिए, खुद की एनवी के लिए ना रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही शानदार पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि एनवी को अपना दुश्मन मत मानो, इसे एक कंपस की तरह यूज करो। एक कंपस की तरह? हाँ, एनवी एक डायरेक्शन दिखाने वाला टूल है जो एग्जैक्टली आपको बताता है कि आप सब कॉन्शियस लेवल पर अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। अगर आपको किसी की फ्रीडम, किसी के पैसे या किसी की सक्सेस देखकर ईर्ष्या हो रही है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि आप भी अंदर से वही अचीव करना चाहते हैं। जब आप इस फैक्ट को ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो हेट, वो जहर आपके लिए मोटिवेशन में बदल जाता है। ये बहुत ही पावरफुल शिफ्ट इन माइंडसेट है। और दूसरों की एनवी से बचने के लिए क्या किया जाए? उसका सबसे बड़ा रूल ये है कि अपनी सक्सेस का शो ऑफ करने से बचिए। अपनी जीत को चुपचाप सेलिब्रेट कीजिए। राइट। जो लोग आपसे पीछे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके सामने अपनी खुशियों का प्रदर्शन मत कीजिए। और अगर कोई इंसान आपको बेवजह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो डीपली समझ जाइए कि वो आपका रियल एनिमी नहीं है, वो बस अपनी ही ईर्ष्या की बोझ तले दबा हुआ है। सही बात है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी एडवाइस है लाइफ के लिए। तो अगर हम आज के इस गहरे एनालिसिस को ग्रैप अप करें, हमने ह्यूमन नेचर की असलियत दिखाने वाले पहले 5 नियमों को डिकोड किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हमारी सारी लॉजिक और रीजनिंग सिर्फ इमोशंस का एक कवर अप है। हाँ, बायस्ड रैशनलाइजेशन। फिर हमने देखा कि कैसे हमारी डीप नार्सिसिज्म हमें लोगों को सच में समझने से रोकती है, कैसे हम सभी सोसाइटी में मास्क पहनकर रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे हम अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स के स्लेव बन चुके हैं, और एंड में कैसे एनवी वो इनविजिबल फोर्स है जो चुपचाप हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। और सुनिए, अगर इस पूरी डीप डाइव के दौरान मन में थोड़ी सी भी अनईजीनेस, थोड़ी सी भी बेचैनी फील हुई है, या लगा है कि हाँ यार मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ, तो इसका मतलब है कि इस किताब ने अपना काम कर दिया है। सही बात है। ये बेचैनी ही एक्चुअल ग्रोथ की शुरुआत है, क्योंकि जब तक किसी इंसान को यही नहीं पता होगा कि वो जंजीरों में बंधा है, वो कभी आजाद होने की कोशिश थोड़ी करेगा। एग्जैक्टली। और ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ आधी पिक्चर है। पार्ट 2 में हम दूसरों को रीड करने के रूल्स पर बात करेंगे, जो रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक होंगे। और वो रूल्स इस पहले पार्ट से भी कहीं ज्यादा डीप और इंटेंस होने वाले हैं। बिल्कुल। वो हमें सिखाएंगे कि दूसरों के इस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के बीच से हमें अपना रास्ता कैसे निकालना है। वो एक्चुअली एक रोड मैप देंगे कि ह्यूमन नेचर के इस डार्क जंगल में बिना रास्ता भटके नेविगेट कैसे किया जाए। तो तब तक के लिए ये सोचने वाली बात है कि इन 5 रूल्स में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगता है, किस एक आदत ने सबसे ज्यादा पीछे खींचा हुआ है। कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिस्कशन को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, पिछले और आने वाले पार्ट्स के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो इस डीप डाइव को हम यहीं पॉज करते हैं, लेकिन आखिर में एक बहुत ही पावरफुल थॉट छोड़ के जाना चाहूंगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो अपनी आदतों और इमोशंस का गुलाम है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो अपनी ही बेड़ियों से प्यार कर बैठा है और उसने उन्हीं बेड़ियों को अपनी पर्सनालिटी का नाम दे दिया है। वाओ! दुनिया को समझने की कोशिश करने से पहले खुद का निरीक्षण करें।